नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के छठे अध्याय को, जिसका नाम है ऊतक या टिश्यू। ऊतक वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग दो प्रकार के ऊतक पढ़ते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक में हम लोग विभिज ऊतक पढ़ते हैं, सरल स्थायी ऊतक पढ़ते हैं, जटिल स्थायी ऊतक पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में हमने एक वीडियो बना के उसको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। आई होप कि वो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में डिटेल से। जंतु ऊतक यानी कि हमारे एनिमल का शरीर जो है किस प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है और कौन कौन से ऊतक हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों ये भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और शुरुआत करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होते हैं? सामान्य सी परिभाषा जो हम हर बार पढ़ते हैं, ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन हम सिंपल से ऐसे नहीं लिख सकते कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि समान संरचना, एक ही प्रकार के कार्य और एक ही प्रकार की उत्पत्ति होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी दिखने में भी एक जैसी यानी कि संरचनाएं भी समान होगी, काम भी एक ही करती है और उनकी उत्पत्ति भी एक ही प्रकार से होती है। उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग एकत्रित होकर जो विशिष्ट कार्य करती है, उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं, या फिर ऊतक कहते हैं। और जंतुओं में ये कोशिकाएं होती है तो इनको हम लोग जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक हम लोग चार प्रकार के मुख्य जंतु ऊतक पढ़ते हैं दोस्तों। एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। इस इमेज से समझने की कोशिश करें दोस्तों। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, देखो ये सब कोशिकाएं मिलकर एक कोशिकाओं का ग्रुप बना रही है। कोशिकाओं का जो ग्रुप बन रहा है इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों टिश्यू या ऊतक। फिर ये टिश्यू जो है मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं दोस्तों अंग, यानी कि कोशिकाएं मिलके कोई मस्तिष्क बना रहा है, कोई हृदय बना रहा है, कोई हमारा आमाशय बना रहा है, कोई लिवर बनाएगा, कोई हमारी छोटी आंत, कोई बड़ी आंत बनाएगा। अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलके अलग अलग प्रकार के अंग बनाते हैं। और ये अंग मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। इनके बारे में हम लोग दोस्तों, इन टिश्यू के बारे में, सभी प्रकार के टिश्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला हमारा टिश्यू है, उसका नाम है उपकला ऊतक, जिसको हम लोग एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग एपिथेलियम ऊतक के बारे में ध्यान रखते हैं, हमारा शरीर जो होता है, जैसे ये हमारा शरीर, इस शरीर के सबसे बाहरी भाग और सबसे आंतरिक भाग, यानी कि बाहरी कवरिंग और आंतरिक कवरिंग, दोनों प्रकार की जो कवरिंग होती है, ऊपर से ढका हुआ होता है, वो ढकने का काम कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। विशेषता की बात करें तो इन ऊतकों की विशेषता की दोस्तों, अंतरकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है बिल्कुल नहीं होता। ये अंगों के किसी भी अंग के चारों तरफ पाए जाते हैं, यानी कि बाहरी और आंतरिक परत का निर्माण करते हैं। यानी कि ये क्या काम करते हैं? ये अंगों की रक्षा करते हैं। किसी भी अंग के दोनों तरफ पाए जाते हैं तो ये किसी पदार्थ का सहवन भी करते हैं, यानी कि किसी पदार्थ का आना, बाहर आना या अंदर जाना, ये जो है इनके द्वारा ही होता है। तो ये विसरण, स्त्रावण और अवशोषण में भी सहायता करते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो बिल्कुल नहीं होता। और ये चारों तरफ लेयरिंग बनाते हैं, यानी कि कवर बना के रखते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ जब किसी अंग से बाहर जाएगा या अंदर आएगा तो इनसे वो कहीं जाएगा, यानी कि ये विसरण, स्त्रावण और अवशोषण, ये तीनों में मदद करते हैं। इस प्रकार ऊतक की कोशिकाओं का आकार जो है उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है, यानी कि वे कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार का कार्य करती है। इस हिसाब से हम लोग चार प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सल्की उपकला ऊतक। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों स्तंभाकार उपकला ऊतक, फिर पक्षमबी उपकला ऊतक, और फिर पढ़ेंगे क्यूबोइडल यानी कि घनाकार उपकला ऊतक। ये आकार के आधार पर जैसी कोशिकाओं का आकार है वैसे उनको नाम दे रखे हैं, और इन्हीं को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी। पहला उपकला ऊतक है हमारा सल्की या सल्काब उपकला ऊतक, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये ऊतक दिख रहा होता है दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, देखो कैसी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली कोशिकाएं होती है। तो सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और पतली कोशिकाएं होती है। ये एपिथेलियम त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है, त्वचा की बाहरी परत में। उसके साथ ही और भी
मुख गुहा में, जीवा यानी कि जीभ पर, ग्रास नली यानी जो हमारी ये होती है ईसोफेगस जिसको बोलते हैं दोस्तों, जहां से भोजन हमारे आमाशय में प्रवेश करता है, इसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली में। और आहार नाल के और कई भागों के स्तर बनाते हैं, स्तर यानी कि कवर, यानी कि ऊपर वाली लेयर। तो हमारे त्वचा में, हमारे मुख गुहा में, जिह्वा में, ग्रास नली और आहार नाल के स्तरों का निर्माण कौन करता है? सल्की उपकला ऊतक करता है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के अंदर जो है एल्यूलाई होती है। इन एल्यूलाई के अंदर जब हम ऑक्सीजन, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर जाती है। तो ब्लड के अंदर भेजने का काम कौन करता है? ये फेफड़ों की एल्यूलाई करती है, जो आप आगे की क्लासों में जाके अच्छे से पढ़ोगे इनके बारे में। तो रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के वायु कोश यानी कि एल्यूलाई में भी कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल आगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के किन किन अंगों के अंदर या किन किन भागों में सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, तो आप आंसर दे सकते हो त्वचा की बाहरी परत में, मुख गुहा में, जिह्वा में, ग्रास नली में, आहार नाल के कई और भी स्तरों में पाया जाता है, रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, और वायु कोश यानी कि जो एल्यूलाई होती है हमारे फेफड़ों की, वहां भी पाया जाता है। त्वचा की सतह पर स्थित सल्की एपिथेलियम त्वचा की सुरक्षा हेतु कई परतों में सजी होती है। ऐसी सल्की एपिथेलियम को स्तरित एपिथेलियम कहते हैं। जब यही स्तरित एपिथेलियम होती है यानी कि सल्की उपकला ऊतक होता है, ये अलग अलग परतों में आ जाती है, यानी कि इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके ऊपर अलग अलग लेयरों में आ जाती है। इस लेयरों को हम लोग कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। तो ध्यान रखें, सल्की उपकला ऊतक तो चपटी और पतली कोशिकाएं होती है, और यही पतली कोशिकाएं समूह बनाती है, फिर इनके ऊपर स्तर और बन अलग अलग परतों में ये सजी रहती है। तब हम ये कहते हैं कि वो वहां कौन सा ऊतक होगा? वहां होगा दोस्तों सल्की एपिथेलियम या स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक होगा। दूसरा हमारा ऊतक है दोस्तों स्तंभाकार या कॉल्यूमनर एपिथेलियम ऊतक। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे रहते हैं और स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। नाम से पता चल रहा है, यानी कि स्तंभ यानी कि लंबी लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे आंत के भीतरी स्तर में उपस्थित होते हैं। हमारी आंत के भीतरी स्तर में उपस्थित होता है। ये आपसे में से समझ सकते हो दोस्तों, ये स्तंभाकार कोशिकाएं मिलकर एक ग्रुप बना रही है जिसको हम लोग सिंपल कॉल्यूमनर टिश्यू बोलते हैं, यानी कि स्तंभाकार ऊतक। और ये हमारे आंत के स्तरों का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहां पाए जाते हैं। तीसरा हमारा उपकला ऊतक है पक्षमाभी उपकला ऊतक। ये पक्षमाभ क्या होता है, जिनको इंग्लिश में लोग सीलिया बोलते हैं। सीलिया हमारे ऊतकों के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर जो बाल जैसी संरचनाएं होती है उनको हम लोग सीलिया कहते हैं। यहाँ से आप इमेज से देख सकते हैं दोस्तों, ये बालों जैसी संरचनाएं होती है, ये सीलिया होती है। बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभी उपकला ऊतक क्या होता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं यानी कि सीलिया कहते हैं। ये पक्षमाभ गति करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसे। पक्षमाभ गति करते हैं और गति से श्लेष्मा यानी कि जो द्रव होता है वो आगे स्थानांतरित होता रहता है, और इससे जो है उसको साफ रखने में मदद करते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो भी कोई अशुद्धि होती है उसको हटा देते हैं ये गति करके। तो श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करते हैं और उस अंगों को साफ रखते हैं। बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा आ गया श्वास नली में। हमारे आंत होती है इंटेस्टाइन, वहां पर हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम यानी कि स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। जीभ के अंदर, मुख गुहा के अंदर, यहाँ पर हमारा जो है वो सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। और पक्षमाभी उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? श्वास नली में पाया जाता है। इस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। और अंतिम हमारा है घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार यानी नाम से पता चल रहा है क्यूबोइडल, यानी कि कोशिकाएं कैसी है? क्यूब जैसी है। ऐसे ऊतकों की कोशिकाएं क्यूब जैसी होती है, यानी कि घनाकार होती है। एक स्पष्ट केंद्रक होता है और गोल होता है, तो कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक भी पाया जाता है। यह लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। लार ग्रंथि यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो होती है मुख के अंदर, वहां पर ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। हमारे शरीर की जो त्वचा के अंदर जो पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको हम लोग स्वेद ग्रंथियां बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड, वो भी वहां पर भी जो है क्यूबोइडल एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। और हमारी जो किडनी ट्यूबुल्स होती है किडनी के अंदर,
वहां पर भी घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इसका मेन कार्य होता है दोस्तों अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी कि अंगों को सपोर्ट देना या मजबूती प्रदान करना। अब दोस्तों हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में सल्की उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, फिर हमने पक्षमापी उपकला ऊतक और घनाकार उपकला ऊतक के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम हमारा अगला ऊतक है संयोजी ऊतक, इसको पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ने से पहले आपको इसके नाम से पता चलेगा कि संयोजी ऊतक का मतलब, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। और ऐसे कौन कौन से अंग है या जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं, तो हम कहते हैं ब्लड, हमारी हड्डियां, उपास्थियां, हमारी मांसपेशियां, हमारी तंत्रिकाएं, ये सब हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसलिए ये हमारे सब क्या है, संयोजी ऊतक है। 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जो कि अंतरकोशिकीय आधात्री में धंसी रहती है। ये दोस्तों यहां से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, अंतरकोशिकीय आधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है। ये कोशिकाएं जब ग्रुप बना के एक ऊतक बनाती है, तो ग्रुप बनाने के लिए इनको जो आधार की आवश्यकता होती है, उस आधार को हम लोग आधात्री कहते हैं, और उस आधार को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस आधार के अंदर धसी रहती है कोशिकाएं ग्रुप बना के, और फिर वो ऊतक का निर्माण करती है। सबसे पहला संयोजी ऊतक है वो हमारा दोस्तों रक्त। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये दोस्तों हमारे शुरू की क्लास में आ भी जाता है, लेकिन नहीं आया तो आप ध्यान रखेंगे, रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। तरल और ठोस दोनों होते हैं ब्लड के अंदर, तरल भाग भी होता है, ठोस भाग भी होता है। तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं, जो हमारे रक्त के अंदर 55% होता है, 45% ठोस भाग होता है, जिसमें हमारी आरबीसी आती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो है वो प्लाज्मा के अंदर निलंबित रहती है। निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, विलियन क्या होता है, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में जाके आप देख सकते हो। ये हम लोग दोस्तों ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी होता है, नमक होता है और हार्मोन होते हैं। रक्त शरीर की सुरक्षा और तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। इस पॉइंट को समझे दोस्तों, शरीर की सुरक्षा कैसे करता है, क्योंकि रक्त के अंदर पाई जाती है WBC, और WBC हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, यानी कि WBC हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और हमारा रक्त जो हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। तो ये भी आपने हम लोग पढ़ते हैं, या फिर इसी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि हम लोग जो है वो गर्म रुधिर वाले हैं। हमारा रक्त जो है वो गर्म है, यानी कि ये हमारा रक्त जो है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। हमारे सर्दी के अंदर अगर हमारे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम उस जगह पे भी रह रहे हैं, तो भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे रह रहे हैं, वहां पर भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी कि हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करके कौन रखता है, हमारा ब्लड। और क्या काम करता है ब्लड, रक्त गैसों को, पचे हुए भोजन को, हार्मोनों को, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। कौन कौन से गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य अंगों से लेके फेफड़ों तक लेके आता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। ये सब कार्य कौन करता है, रक्त करता है। दूसरा हमारा संयोजी ऊतक है दोस्तों अस्थि, यानी कि हड्डियां। इसके अंतःकोशिकीय स्थान, अंतःकोशिकीय स्थान दोस्तों आप इसमें बार बार कंफ्यूज ना हो, यानी कि जब कोशिकाएं मिलके ग्रुप बनाती है तो उनके बीच में गैप रह जाता है, और उसी गैप को हम लोग अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं। तो अस्थियों के अंतःकोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट भरे होते हैं, लवण होते हैं, और यह कैल्शियम और फास्फोरस हमारे अस्थि को क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। तो कभी भी हमारे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है दोस्तों कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, तो हमारे शरीर की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कौन करता है, कैल्शियम और फास्फोरस। एक अस्थियां, और यहाँ पे दोस्तों इनका मैट्रिक्स जो होता है वो ठोस होता है, ये ध्यान रखें पॉइंट। तो मैट्रिक्स यानी कि मैंने आपको बता दिया, जहां कोशिकाएं मिलकर जो ग्रुप बनाएगी और जिस आधार पे मिलेगी उस आधार को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और अस्थियों का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, आधात्री जो कैसा होता है वो ठोस होता है। फिर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां मैं बना रहा हूं दोस्तों, ऐसी हड्डियां, अब ये दो हड्डियां जब जुड़ती है तो
इन दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये हड्डियां दोनों कहाँ जुड़ेगी? तो दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। एक अस्थि दूसरी अस्थि से एक अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है, उस संयोजी ऊतक को हम लोग दोस्तों लिगामेंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार मार्क कर लें इसको, कि हमारी हड्डी जो है दूसरी हड्डी से किस प्रकार के संयोजी ऊतक से जुड़ती है? लिगामेंट के द्वारा। आपने ये भी देखा होगा, इस हड्डी के ऊपर मांस लगा होता है, तो मांस भी तो कितना टाइटली चिपका हुआ होता है। इनको चिपकाने का काम कौन करता है? अस्थि मांसपेशियों से अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, उसका नाम होता है दोस्तों टेंडन, या उसको हिंदी में हम लोग कंडरा बोलते हैं। हड्डियों को हड्डी और हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों? लिगामेंट करता है। और हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो हमारा टेंडन या कंडरा करता है। तीसरा हमारा उपकला ऊतक है, सॉरी उपकला ऊतक नहीं दोस्तों, संयोजी ऊतक हमारा है उपास्थि। उपास्थि अस्थि से थोड़ी अलग है। अस्थि बहुत कठोर होती है लेकिन उपास्थि बहुत ही मुलायम होती है। जैसे आप कभी हम देखते हैं बाहरी कर्ण को, तो बाहरी कान जो होता है हमारा बहुत ही मुलायम होता है, तो ये उपास्थि का बना हुआ होता है। इसमें अंतःकोशिकीय स्थान पर प्रोटीन और शर्करा होती है। यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होते। कैल्शियम और फास्फोरस होते तो बहुत ही कठोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन और शुगर होती है। ये लचीला भी होता है और मुलायम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये भी आप स्टार मार्क करके रखें, जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, हम चलते हैं तो हमारी हड्डियों में आवाज नहीं आती। हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो बहुत ही चिकने जोड़ होते हैं, इसलिए हमारे चलते समय जो है हमारे जोड़ों से आवाज नहीं आती। और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़े दर्द करने लग जाते हैं, क्योंकि उपास्थि जो है वो कम हो जाती है। तो ये उपास्थि क्या करती है? हमारे जो जहां भी हड्डियां जुड़ के जोड़ बनता है, उन जोड़ों को चिकना बनाने का कार्य करती है। और उसके बाद बात करें कहाँ पाई जाती है, तो हमारे नाक के अंदर, कान के अंदर, कंठ के अंदर, श्वास नली के अंदर उपास्थि पाई जाती है। और सबसे जो है नाक और कान तो हम लोग देखते हैं, जो हमारे कैसे बने होते हैं? उपास्थियों के बने होते हैं। तीसरा हमारा संयोजी ऊतक है, उसका नाम है एरियोलर ऊतक। हमने सब पढ़ा, हड्डी हड्डी से जुड़ती है, हड्डी मांसपेशी से जुड़ती है, लेकिन जब मांसपेशी है, इस मांसपेशी के ऊपर स्किन कैसे चिपकी रहती है, या फिर इस मांसपेशियों के अंदर ब्लड वेसल्स किस प्रकार से चिपकी रहती है? यहाँ पे तो कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इनको जोड़ के रखता है, तो वहां पे हम उस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, वो है एरियोलर ऊतक। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है, रक्त नलिका के चारों ओर भी पाया जाता है, नसों में पाया जाता है और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा दोस्तों, आपने जो नॉनवेज खाता उसको तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, यानी कि जो बोन होती है, बोन के बीच में एक गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है, और उस गाढ़े द्रव को ही हम लोग अस्थि मज्जा या इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और ये भी जो है अस्थियों के अंदर बिल्कुल अच्छे से चिपका रहता है। तो इनको भी तो चिपकाने का काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू, यानी कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त की नलिका के चारों तरफ, हमारे शरीर की नसों के अंदर और हमारे अस्थि मज्जा के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? एरियोलर ऊतक पाया जाता है। ये अंगों के भीतरी स्थान को जो है भरता है। भीतर में जो जितना भी खाली स्थान रह जाता है हमारे अंगों का, उस स्थान को भरने का काम एरियोलर ऊतक करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करने में भी सहायता करता है। ये पॉइंट ध्यान रखें कि एरियोलर ऊतक के कुछ कार्य बताओ, तो 3 कार्य आप याद रख सकते हैं कि खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। और अगला हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है दोस्तों वसामय ऊतक। वसामय ऊतक में वसा संग्रहण करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, यानी कि हमारी स्किन के नीचे और हमारे आंतरिक अंगों के बीच यहाँ कौन सा पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू, यानी कि वसामय ऊतक, यानी कि फैट वाला टिश्यू। हम ज्यादा अगर ऑयली चीजें खाते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर जैसी कोई भी चीज खाते हैं, तो हमारे शरीर का फैट बढ़ जाता है। ये फैट होता कहाँ है? हमारी स्किन के नीचे की साइड होता है। पीले कलर की गोलिकाएं होती है वसा की, पीले कलर की गोलिकाएं होती है, ये कोशिकाओं के अंदर भर जाती है। हमारी कोशिका के अंदर नॉर्मल तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में हम जब ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो कोशिकाओं के अंदर ये भर जाते हैं वसा गोलिकाएं, और हमारा कौन सा ऊतक बन जाता है? वसामय ऊतक बन जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। ऊष्मीय कुचालक क्या होता है? ये आप दोस्तों साधारण सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर्दी होती है तो आपने अनुभव भी किया होगा कि जो साधारण सा व्यक्ति जिसके अंदर कोई फैट नहीं है उसको ठंड ज्यादा लगेगी, और ज्यादा मोटे व्यक्ति को ठंड कम लगती है। गर्मी में भी मोटे व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है और साधारण व्यक्ति को गर्मी कम लगती है। अब ये क्या कारण है?
यही कारण है कि जो वसा ऊतक होता है ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है, यानी कि ऊष्मा को ना तो शरीर के अंदर आने देता है ना शरीर से बाहर जाने देता है। इससे हमारे शरीर जो है, शरीर के अंदर तापमान जो है मेंटेन नहीं रह पाता है और उस व्यक्ति को जो है या फिर वसा ऊतक जो है वो ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। और इसकी कोशिकाओं में क्या भर जाता है? वसा गोलिकाओं से भर जाती है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखें। अगला हमारा जो ऊतक है दोस्तों वो है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? शरीर की मांसपेशियां पेशी ऊतक की बनी होती हैं। धागे की तरह की संरचना होने के कारण इन्हें हम पेशी तंतु भी कहते हैं। ये पेशी तंतु हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पेशियां, हमारे शरीर की मांसपेशियां पेशी ऊतक की बनी होती है। ये धागे जैसी संरचना होती है, इसलिए हम लोग इनको पेशी तंतु कहते हैं। और ये पेशी तंतु हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन के नाम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या करता है? ये मांसपेशियों को एक बार तो सिकुड़ा देता है और एक बार संकुचन और प्रसार करता है, यानी कि फैलाता है और सिकुड़ाता है, फैलाता है और सिकुड़ता है, यानी कि संकुचन प्रोटीन कहते हैं इसको। ये संकुचन करवाता है। और मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव के कारण ही मांसपेशियों में क्या होती है? गति होती है। तीन प्रकार के पेशी ऊतक पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, रेखिक पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इमेज आप लोग दोस्तों यहां से देख सकते हैं। बात करें रेखित पेशी की, तो ये पेशियां जो है अस्थियों से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है हड्डियों से जुड़ी होती है। और हड्डियों से जुड़ी होने के कारण इन पेशियों को हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार, क्योंकि इन पेशियों की गति हम लोग इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। उदाहरण आपका लिखा हुआ दोस्तों, हाथ और पैरों की गति। हाथ हमारी मर्जी से हम लोग घुमा सकते हैं, हाथों की गति करवा सकते हैं, पैरों की गति करवा सकते हैं। तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं। ये शरीर की गति में सहायता करती है, यानी कि चलने फिरने में सहायता करती है। इनकी कोशिकाओं की बात करें तो इनकी कोशिकाएं ऐसी होती है। ये कोशिका कैसी दिख रही है आपको? बेलनाकार दिख रही है तो बेलनाकार होती है, लंबी दिख रही है तो लंबी होती है, कोई शाखा नहीं है इसके अंदर तो अशाखित होती है। और एक ही कोशिका में आपको तीन तीन चार चार आपको केंद्रक दिख रहे हैं, यानी कि बहुनाभिकीय होती है। और पार्श्व में हल्की हल्की धारियां होती है, यानी कि ये धारियां पाई। अगर आप इस इमेज को बढ़ा देते हो तो आपकी सारी विशेषताएं जो है रेखित पेशी की आ जाती है। कि एक रेखित पेशी बेलनाकार, लंबी, उसमें शाखा नहीं होती यानी कि अशाखित होती है, बहुनाभिकीय होती है यानी कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और पार्श्व में हल्की हल्की धारियां होती है। और कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हाथ और पैरों की अस्थियां, पैरों की मांसपेशियों में। दूसरा हमारा पेशी है, कौन सी है? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक विलोम शब्द एक दूसरे के। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार नहीं होना, क्योंकि इसकी गति जो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करवा सकते। बहुत सारे अंग जिनकी गति जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करवा सकते। कुछ लिखे हुए हैं कि हमारी आहार नाल, हमारी आंखों की पलक, फेफड़ों की पेशियां, ये हमारी सब अरेखित पेशियां होती है, क्योंकि इनकी गति हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करवा सकते। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? इनकी कोशिका आप इमेज से वापस देख सकते हैं। इनकी कोशिकाएं देखो नुकीले सिरों वाली होती है। नुकीले सिरों वाली होती है तो लंबी होती है और नुकीले सिरों वाली होती है। एक कोशिका में आप देखोगे तो एक ही केंद्रक होता है, तो एक केंद्रक वाली होती है। और आहारनाल, पलक और फेफड़ों की पेशियों में अंदर पाई जाती है। तो वापस सुने दोस्तों, अरेखित पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं, क्योंकि इसकी गति हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करवा सकते। लंबी कोशिकाएं होती है, सिरे नुकीले होते हैं, एक ही केंद्रक होता है। हमारी आहारनाल, आंखों की पलक और फेफड़ों की पेशियों में ये पाई जाती है। तीसरी हमारी पेशी है दोस्तों, वो है हृदय पेशी। यह पेशी हृदय में पाई जाती है। हमारा हार्ट जो है वो हमारे पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार कार्य करता है। इसीलिए हम लोग हृदय पेशी को थोड़ा अलग पढ़ते हैं। हालांकि अब ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे हृदय पेशी जो है एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार नहीं धड़कता, लेकिन हृदय पेशी जो है निरंतर कार्य करती रहती है, इसलिए हम लोग इसको हृदय पेशी को अलग पढ़ते हैं। ये हृदय में पाई जाती है, बेलनाकार और शाखित होती है, यानी कि बेलनाकार और अलग अलग शाखाओं में बढ़ती होती है। इनकी एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। और हृदय पेशी जो है एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी होती है, यानी कि ऐच्छिक पेशी
नहीं होती, हम जो है इसकी इच्छानुसार गति नहीं करवा सकते। तो हमने रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी को डिटेल से पढ़ा। अगला हमारा है तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि मैंने आपको बताया जो सेल है, सेल मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलाते हैं। ऑर्गन यानी कि अंग, अंग जैसे मस्तिष्क अंग हो गया, मेरुरज्जु अंग है, तंत्रिकाएं, ये सब मिलकर अंग मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो हम बात कर रहे हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाओं की या तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग शॉर्ट में या फिर आम भाषा में न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं दोस्तों, तीनों भागों के नाम ध्यान रखें। जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, इमेज आपके साइड में बना रखा है दोस्तों। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है दोस्तों प्रवर्ध, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों साइटोन और तीसरा होता है एक्सॉन। इस इमेज से समझने का समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये जो ऊपर ऐसे बालों जैसी संरचनाएं दिख रही है आपको, शाखाएं, इनको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ये डेंड्राइट किससे जुड़े होते हैं, एक गोलाकार भाग से जुड़े होते हैं। इस गोलाकार भाग को हम लोग दोस्तों साइटोन कहते हैं। साइटोन के अंदर एक केंद्रक होता है और चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन ध्यान रखें दोस्तों, हमारी नर्वस तंत्रिका होती है, न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन के किस भाग के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोन के अंदर। केंद्र कहां पाया जाता है, साइटोन के अंदर। डेंड्राइट किससे जुड़े होते हैं, साइटोन से जुड़े होते हैं। तो इसको हम लोग साइटोन कहते हैं, गोल वाले भाग को, चारों तरफ ये जो शाखाएं दिख रही है इनको हम लोग साइटोन डेंड्राइट कहते हैं। और फिर ये जो लंबी धागे जैसी आपको संरचना दिख रही है, जो हमारे किसी भी समय को जो है लाने का काम करते हैं, कोई भी उद्दीपन होता है उसको लाने का काम करते हैं, कोई भी संदेश जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये धागे जैसी संरचना करती है। और इस धागे जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एक्सॉन। तो 3 प्रकार होते हैं, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। धागे जैसी संरचना जो साइटोन से जुड़ी होती है, यानी कि ये धागे जैसी संरचना नहीं, ये वाली जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये धागे जैसी संरचना है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, डेंड्राइट कहेंगे। साइटोन कोशिका, इसके अंदर केंद्रक व कोशिका द्रव पाया जाता है और यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलता है। यानी कि जो भी संदेश इसको मिलता है, ये पहले क्या करता है, उस जो संदेश को किसमें चेंज करता है, उस संदेश को आवेग में चेंज करता है। क्योंकि मस्तिष्क जो होता है वो संदेश को आवेग के रूप में पढ़ता है, यानी कि इसको जो है पहले ये चेंज करेगा आवेग में, फिर वो जो है मस्तिष्क उसको रीड करेगा, यानी कि संवेग को विद्युत आवेग में बदलता है। और तीसरा हमारा पार्ट है जो ये लंबा ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, एक्सॉन। ये पतले धागे जैसी संरचनाएं होती है जो एक सिरे से साइटोन से जुड़ी होती है और दूसरे सिरे से जो है संवेदी अंगों से, यानी कि हमारे हाथ पैर किसी भी अंग से जुड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा तंत्रिका ऊतक कंप्लीट हो गया। एक और बात दोस्तों, तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको ध्यान रखनी होती है कि हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जंतु ऊतक को कंप्लीट करेंगे। हमने पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और एपिथेलियम ऊतक, इन सभी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया और मैं आशा करूंगा कि मैंने जो भी पॉइंट पढ़ाया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको अगला कोई भी टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि 9th क्लास के एनसीईआरटी हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, अगला जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।